राजभाषा हिंदी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हमने पिछले पीरियड में संविधान में जो हिंदी है, या फिर ये कहूं कि राजभाषा हिंदी का जो संवैधानिक प्रावधान है, प्रावधान किया गया है संविधान में, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको, जैसे फिर से एक बार मैं रिवाइंड करता हूं कि अनुच्छेद 343 से लेकर तो 351 तक जो अनुच्छेद भाग 17 में संविधान में आए हैं, वो राजभाषा हिंदी से संबंधित यह प्रावधान है। और जिसको हमने 343 और 344 ये दो अनुच्छेद, इसके खंड भी देखे, हमने विस्तार से देखे हैं। आज हम 345 जो अनुच्छेद है वो राजभाषा संबंध में क्या कहता है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। राज्य की राजभाषा तथा राजभाषाएं, इस संदर्भ में ये उपनियम बनाए गए हैं, या कि ये जो अनुच्छेद है 345 इसी पर आधारित है। राज्य की राजभाषाएं या राज्य भाषाएं, तो देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 345 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल, राज्य का, फिर एक बार मैं उदाहरण आपको महाराष्ट्र का दे रहा हूं। राज्य जैसे ही आ जाता है तो वो हमको सोच लेना है महाराष्ट्र राज्य, उदाहरण के लिए हम, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं इसलिए हमारे लिए यही उदाहरण ठीक रहेगा। तो किसी राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को अंगीकार कर सकेगा। यहाँ पर खुली छूट दी गई है, आप किसी भी भाषा का चयन उसमें कर सकते हैं जो 346 और 47 में बताए गए हैं, या फिर जो है वह हिंदी भाषा को भी वो अपना सकता है या अपना सकेगा। इसी अनुच्छेद 345 में भी आगे कहा गया है, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा कोई अन्य उपबंध न करे, तब तक राज्य के भीतरी उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए वह इस संविधान से ठीक पहले प्रयोग में लाया जा चुका है या किया जा रहा था। मतलब स्पष्ट है कि यद्यपि कोई राज्य का विधानमंडल यदि दूसरी भाषा का प्रबंध नहीं करता है, तो जैसे पहले कहा जा चुका है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है वह चलता रहेगा। देखिए, राजभाषा हिंदी या राज्य भाषाओं के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी का भी प्रयोग संविधान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि आप अंग्रेजी में भी या अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्पष्ट रूप में लिखा गया है। ये हो गया 345। अब 346 क्या कहता है, हमें ये देखेंगे कि 346 में यह कहा गया कि एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच, जैसे महाराष्ट्र है और गुजरात, या महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश, दो अलग अलग राज्य हैं, तो एक राज्य दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा संविधान के इस अनुच्छेद में कहा गया है। किस संदर्भ में है, जब एक सरकार दूसरी सरकार से वार्तालाप कर रही है, तो कुछ पत्र व्यवहार कर रही है, एक सरकार है जिसे महाराष्ट्र राज्य भारत सरकार से कोई पत्र व्यवहार कर रहा है, या फिर महाराष्ट्र सरकार गुजरात सरकार से कुछ बात कर रहा है, तो पत्र भेज रहा है, उस संदर्भ में अनुच्छेद
346 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, स्पष्ट लिखा गया है। क्या है? संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए, संघ यानी देश, याद में रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, संघ की भाषा यानी देश की भाषा, संघ उसको ही कहा जाता है। तो संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने हेतु जो भाषा उस समय प्राधिकृत होगी, वही वह राज्य और दूसरे राज्यों के बीच और किसी तथा संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। देखिए, जो उस समय प्रयोग में होगी, जाहिर बात है, जैसे हमने हिंदी कहा वही राजभाषा का प्रयोग होगा। और साथ साथ देखिए, इसके पूर्व जैसे 45 में हमने देखा, 345 की मैं बात कर रहा हूँ, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या नियम कहता है, संविधान क्या कहता है, इसी अनुच्छेद के आगे क्या कहा गया है, देखिए, परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी होती होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। स्पष्ट लिखा हुआ है। यद्यपि दो राज्य करार करते हैं, मायदा करते हैं किसी भाषा को लेकर, तो जब भी वह आपस में पत्राचार करेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे, तो वह राजभाषा हिंदी में कर सकेंगे या कर सकते हैं, ये संविधान बताता है। ये था 346, जो राज्य और संघ इन दोनों की जो आपसी सहयोग होता है, उसके लिए किन भाषा का प्रयोग ये कैसे करना चाहिए, यह कहा गया है अनुच्छेद 346 में। अब हम 347 देखेंगे। अनुच्छेद 347 क्या कहते हैं कि किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के इस अनुबंध में या अनुच्छेद में कहा गया है। देखिए, अब जब हम राज्य की बात कर रहे थे, अब किसी राज्य की जन समुदाय की भाषा, यह जरूरी नहीं कि पूरा राज्य एक ही भाषा बोलता हो। बात को थोड़ा सा समझ के लीजिएगा कि यह कतई भी जरूरी नहीं है कि पूरा राज्य एक ही भाषा का प्रयोग करता है। उस राज्य के अंतर्गत भी कई विभाग होते हैं या जनजातियां होती हैं, उस आधार पर भी भाषा, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग वहां पर मिलता है। उदाहरण फिर मैं महाराष्ट्र का दे रहा हूं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है प्रधान रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में मराठी बोली जाती है सामान्य, लेकिन जो कोकण का हिस्सा है वहां पर कोकणी भाषा बोली जाती है, वहां की प्रधान बोली है कोकणी। विदर्भ में जाते हैं, वहां पर अपनी एक भाषा है वराठी, जिसको कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक ही राज्य में या फिर एक ही राज्य के अंतर्गत जो जन समुदाय में बोली जाती है भाषा, फिर उनका क्या। देखिए, मतलब जब संविधान बनाया गया है, कितनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा गया है। उन जन समुदाय की बात, तो वहां के जो प्रत्याशी या प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, विधानमंडल जाएंगे, या हो सकता है कि वह सांसद बनकर चले जाएं संसद भवन में, उस समय भाषा का तो बहुत बड़ी समस्या है, परेशानी यहाँ पर आ सकती है। तो उनके लिए भी एक अनुच्छेद 347 में यह कहा गया है, इस प्रकार की जन समुदाय की भाषा के प्रयोक्ताओं के लिए क्या कहा गया है कि यदि किसी राज्य के जन समुदाय का कोई भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध की मांग करता है और राष्ट्रपति को तसल्ली हो जाती है कि वह मांग संगत है, तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं। देखिए, यद्यपि उस व्यक्ति को, उन लोगों को, जनजातीय समुदाय को
लगता है कि हम हाँ हमारी भाषा व्यापक स्तर पर बोली जा रही है और हमें इसी भाषा का प्रयोग करना है, हमें अन्य भाषा समझ में नहीं आती या फिर हम बोल नहीं पाएंगे, हमारे विचार को हम अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, ऐसे समय पर राष्ट्रपति महोदय महामहिम को पहले देखेंगे क्या यह जन समुदाय या जन समुदाय की जो भाषा है क्या इसको मान्य करना चाहिए या मांग उनकी संगत है, सही है क्या। यद्यपि है तो राष्ट्रपति इसकी जो है अनुमति दे सकता है उन जनजातीय या जन समुदाय की भाषा के प्रयोग के लिए। मतलब यहां तक क्या कहेंगे कि संविधान में इसका भी प्रावधान किया गया है। अब क्या है, राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकते हैं ऐसी भाषा को भी राज्य में सर्वत्र तथा उसके किसी के ऐसे प्रयोजन के लिए जिसे वे निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। इस प्रकार की भाषा को उनके राज्य में भी शासकीय मान्यता, प्रशासकीय मान्यता जो है वो उन भाषा को दी जाए। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे तो मैं आज ये कहता हूं कि विधानमंडल में मराठी के साथ साथ कोंकणी भी बोली जाती है। जितने भी कोंकण विभाग के जो विधायक चुनकर आते हैं वे अपनी भाषा में बोलते हैं, मतलब इनको जो है अपनी भाषा की मान्यता मिली हुई है। किस आधार पर? अनुच्छेद 347 के आधार पर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 348 एक, जैसे 43 में देखा, 44 में हमने देखा, 343 में, 344 में, उसके बाद जैसे 45 में, 46 में, 47 में कोई उपनियम या खंड नहीं है तो सीधे सीधे तौर पर अनुच्छेद है। लेकिन अनुच्छेद 348 एक जिसमें कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे, उपबंध यानी कोई प्रबंध ना करे, उपबंध यानी प्रबंध के लिए कहते हैं, तैयारी है ना, या अमल जिसको हम कहते हैं, तो कोई और विकल्प जिसको हम कहेंगे। तो जब तक वह उपबंध न करे तब तक नीचे बताई गई कार्रवाई प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे। स्पष्ट कहा गया है, जब संसद विधि द्वारा कोई उपबंध न करे, जब तक कोई अन्य भाषा का प्रबंध नहीं होता है तब तक हम यह संसद जो है वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकती है। कहां पर इसका प्रयोग होगा? देखिए, एक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों के लिए। आज भी हम देखते हैं जितनी भी जो न्यायपालिकाएं हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, इनकी जो कार्यवाही होती है आज भी जो है हमको अंग्रेजी में इनके पत्र वगैरह, इनके नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, प्रस्ताव वगैरह हमको दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है? संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन, जो विधेयक मंजूरी के लिए दिए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ अर्थ विधेयक होते हैं, कुछ सामाजिक विधेयक होते हैं, कोई न्याय विषयक विधेयक होते हैं, ये जब दिए जाते हैं तो ये भी आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। दो, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा किए गए अध्यादेश, जिसे समय समय पर राज्यपाल महोदय जी, महामहिम जिसको कहा जाता है, या फिर महामहिम राष्ट्रपति जी, इनकी जितने भी आदेश हैं, इनके आदेश या अध्यादेश जिसको कहा जाता है, वह अध्यादेश की जो भाषा है, यद्यपि प्रबंध है
दूसरी भाषा का तो वो कर सकते हैं, यद्यपि नहीं है तो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग वो कर सकेंगे। इसी तरह से इस संशोधन के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम, उपविधियां आदि जो है वह भी अंग्रेजी में लिखे जा सकते हैं। स्पष्ट 348 खंड 1 में कहा गया है। अब देखिए इसी तरह से खंड 348 माफ कीजिएगा अनुच्छेद 348 खंड 2 क्या कहता है? इस अनुच्छेद में कहा गया है किसी राज्य के राज्यपाल को, दो भी क्या कह रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पहले सहमति लेनी पड़ती है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो किसी भी राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंध राज्य न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी भाषा या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत करने का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, यद्यपि वहां पर जो भाषा चलती है उसमें दे दे, या फिर आपको अंग्रेजी का प्रयोग करना है तब अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकती है। परंतु यह बात संबंध तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश, डिग्री या आदेश पर लागू नहीं होंगे। लेकिन ये जो है न्यायपालिका के लिए लागू नहीं होंगे। जिसे मैं कह रहा हूं कि आदेश देना है तो न्यायालयीन जो आदेश है, कार्यालयीन आदेश, या अंग्रेजी या हिंदी में ही होंगे। बाद में इसका अनुवाद होता है, मराठी में आ जाता है। लेकिन जितने भी आदेश होते हैं ये आदेश राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट होते हैं, लेकिन न्यायपालिका के लिए यह नियम बनाया गया है कि संविधान में ही यह इस तरह से कहा गया है, उसके लिए जो राज्य की भाषा है उसका प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वह जो है पूर्व जैसे चलता रहा है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वही चलता रहेगा। अब इसी 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 अनुच्छेद 348 के अंतर्गत खंड 3 में क्या कहा गया है? देखिए इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल में नियुक्त विधायकों तथा उनके संबंधित संशोधनों में यदि राज्यपाल की अनुमति से अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति है तो उसका अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ वही माना जाएगा जो राज्यपाल के प्राधिकार के प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के अनुवाद में किया गया हो। मतलब ये स्पष्ट है कि राज्यपाल जी की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी और दूसरी बात उनके हस्ताक्षर से ही जो अनुवादित कृति है यह आवश्यक है। देखिए अक्सर क्या होता है कि अनुवाद जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में किया गया है या फिर अनुवाद जो मूल कृति से जन समुदाय की भाषा में यदि किया गया तो अनुवाद पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। और जब हम विधि और न्याय की बात करते हैं तो वहां पर समभ्रम नहीं होना चाहिए, समभ्रम नहीं होता है। इसीलिए राज्यपाल की अनुमति से, राज्यपाल के हस्ताक्षर पर ही वह अनुवाद ग्राह्य होगा, वही अनुवाद जो है वो प्रकाशित होगा जिस पर महामहिम राज्यपाल जिसको जो है वह क्या करेंगे, बताएंगे कि यही सही है या हस्ताक्षर उस पर वो करेंगे। ये है 348 जो राज्यपाल के जो अधिकार, राष्ट्रपति के जो अधिकार है उनसे संबंधित ये अनुच्छेद रहा है। अब हम देखेंगे 349 349 इसमें क्या कहा गया है? इसमें कोई खंड नहीं है, सीधा ही कहा गया है कि भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियम करने के लिए
विशेष प्रक्रिया इस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधियों के अधिनियम, विधि व न्याय, तारीख जिसको हम कहते हैं, कायदे कानून की जो बात कहते हैं, उसी से संदर्भ में, उसी से संबंधित यह अनुच्छेद है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान, 1950 में संविधान लागू हो गया ना, और उसके 15 साल तक हमने कहा कि अंग्रेजी चलती रहेगी, तो 15 साल की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348(1) में जो हमने उल्लेख किया है, तो किसी प्रयोजन के बिना संसद में किसी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस संबंध में अपनी पूर्व अनुमति तभी देंगे जब वे संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अधीन गठित आयोग तथा अनुच्छेद 344 के अधीन गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लेंगे। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ही तभी अनुमति मिलेगी इस प्रकार की भाषाओं को, राजभाषाओं को, जब तक, जैसे हमने इसके पहले देखा था ना कि समिति या आयोग जो है वह गठित होगा, और आयोग गठित होगा, हमने कहा था कि लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 30 इस तरह से सांसद लिए जाते हैं उस समिति में, और वह आयोग का गठन किया जाता है। तो आयोग जब सिफारिशें करता है, उन्हीं सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक वह भाषा जो है, भाषा को यहाँ पर अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तब तक जो है समिति इस रिपोर्ट पर विचार नहीं करेगी राजभाषा संबंधी। इस प्रकार का यह अनुच्छेद था 349। अब देखिए 350 क्या कहता है? छोटा सा अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यथा के निवारण के लिए, व्यथा समस्या परेशानी व्यथा कहते हैं, कि किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक है। किसको किसको हक है? किसी भी पदाधिकारी या प्राधिकारी, प्राधिकारी जो कुछ प्राधिकरण बनाए जाते हैं, विभाग बनाए जाते हैं, उसका जो अधिकारी होता है उसको जो है वो प्राधिकारी कहते हैं, या पदाधिकारी जिसे हम कहते हैं, जिसको पद है। और इसको जो है वह संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा में आप अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक है। मतलब माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, ये अभिवादन है, ये आप दे सकते हैं, क्योंकि संविधान में ही इस प्रकार का प्रयोजन रखा गया है या है। तो इसकी धारा क्या है? 350। तो 350 अनुच्छेद के अनुसार कोई भी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यह जो है आपके लिए यह हक दिया गया है कि आप जो है अभिवेदन कर सकते हो। इसके बाद अंतिम है अनुच्छेद 351, 351। ये अनुच्छेद जो अंतिम अनुच्छेद है उस संविधान का राजभाषा संदर्भ में, हम जो देख रहे हैं संविधान बहुत बड़ा है, हमने कहा कि 25 भागों में ये संविधान लिखा गया है। 448 इसके अनुच्छेद हैं, जिसमें से हम केवल 343 से लेकर तो 351 तक अभी इसलिए देख रहे हैं कि उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है, इसलिए हम केवल इतनी ही बात को या इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो अंतिम जो अनुच्छेद है
राजभाषा संबंध में वो है क्या है, देखिए कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश इस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो मूल उद्देश्य है इस अनुच्छेद बनाने का या अनुच्छेद देने का संविधान में, वो क्या है, वो है हिंदी के विकास के संदर्भ में कुछ निर्देश यानी दिशा निर्देश करना, आदेश देना, मार्गदर्शन करना, है ना, आपको मार्ग बतलाना, निर्देश जैसे कहा जाता है, ऑर्डर दिए गए हैं, या फिर इसी पर चलकर आप हिंदी भाषा के विकास, ये भी महत्वपूर्ण है, याद में रखिए। यह अनुच्छेद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हिंदी भाषी लोग हैं, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ये गौरव की बात है, आनंद की बात है। तो अनुच्छेद 351 यही करता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या करना है। देखिए कि संघ का यह कर्तव्य होगा, मतलब देश का संघ का यह कर्तव्य होगा, कर्तव्य आपको करना ही है, कर्म होगा, करना ही होगा, इसको हम कर्तव्य कहते हैं, इससे छूट नहीं है। इसलिए संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए। आज भी प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, हो रहा है, और आज जो मूल रूप से हिंदी का विकास हुआ है, इतनी अधिक प्रगति हुई है, उसका एक कारण यह भी है कि संविधान में इस प्रकार का प्रयोजन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद 351 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी के विकास का प्रचार किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, उसका विकास करें, ताकि वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, क्योंकि वो जो है एक सशक्त माध्यम है। क्योंकि भाषा जो है यह सांस्कृतिक या के सामाजिक एकता का क्या होती है कि एक महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है, वही भाषा है। तो इस कारण इसका विकास किया जाए। तो किस भाषा का विकास किया जाए, तो संविधान में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा का विकास करे और यह एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सके, और उसकी प्रकृति के हस्तक्षेप के लिए बिना हिंदुस्तानी के एक और 8वीं अनुसूची में बताई गई भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, और जहां आवश्यक और वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। स्पष्ट निर्देश कहा गया है या कि दिया गया है कि जो 8वीं अनुसूची जो बनाई गई है, जो सूचनाएं की गई है, जिसको 8वीं अनुसूची कहा जाता है। ये संविधान जब बनते हैं, कुछ अगर परिवर्तन उसमें करना है उसको हम अनुसूची कहते हैं। उसमें कुछ एक परिवर्तन हम ला सकते हैं, पूरे संविधान को बदला नहीं जाता है, और उसी में संशोधन किया जाता है और चीजें उसमें ऐड की जाती है, डाल दी जाती है। तो 8वीं सूची में स्पष्ट कहा गया है कि इसके जो अवांछनीय प्रयोग है, उस शब्द के प्रयोग उतने चलते नहीं है, उसको निकाला जाए, लेकिन नए नए शब्दों का ग्रहण किया जाए, उनको लिया जाए, भले ही वह संस्कृत से हो, भले ही वह हमारे मुख्य भारतीय भाषाओं के हो। ये लेने का या ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है कि उसका शब्द भंडार को बढ़ाना। तो स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ाइए, इसका प्रचार एवं प्रसार कीजिए। यदि समय हो, यदि आपको ये करना पड़े कि दूसरी भाषाओं के शब्द हमको ग्रहण करना है, तो वह भी लिए जाए, संस्कृत के लिए जाए, अरबी फारसी के लिए जाए, चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन एक समृद्ध भाषा हिंदी को बनाई जाए और वो सुनिश्चित इसको करे। यह महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद है 351, जिसमें स्पष्ट हिंदी राजभाषा के संदर्भ में स्पष्ट मत हिंदी भाषा के विकास और प्रचार एवं प्रसार के लिए
महत्वपूर्ण बातें जो है इसमें कही गई। आगे देखिए, जो अनुसूची होती है, मैंने कहा कि कुछ एक परिवर्तन मतलब उसमें और ऐड किया जाता है, इसको अनुसूची कहते हैं। एक सूची जोड़ दी जाती है। संविधान बदलता नहीं है, संविधान में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ चीजें जोड़ी जाती है, इसको अनुसूची कहते हैं। जो संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके बाद परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ एक नई चीजें जोड़ दी गई, इसको ही अनुसूची कहा जाता है। जो पिछली बार जो हुई है उसको 8वीं अनुसूची कहते हैं। 8वीं बार जो है उसमें संशोधन हुआ है इसी संविधान में, इसलिए 8वीं सूची कहा जाता है। आपको शब्द हर जगह ये सुनने को मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ शायद आपको नहीं जानते, आप नहीं जानते, यह इसका अर्थ हो जाता है। अब देखिए कि अनुच्छेद 351 में के 8वीं सूची में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि भारतीय भाषाओं का संदर्भ भारतीय भाषाएं। अब कौन कौन सी भारतीय भाषाएं? तो 8वीं अनुसूची के पहले केवल 14 भाषाएं ही राजभाषा के रूप में शामिल की गई थी। जो हमने देखा 343-44 में, 44(1) में हमने देखा कि केवल 14 ही भाषाओं को मान्यता दी गई थी, भारतीय भाषाओं राजभाषा के रूप में। लेकिन जब 8वीं अनुसूची में यह 14 भाषा जो शामिल की गई थी, बाद में इसमें संशोधन हुआ तथा 8वीं अनुसूची के 3 और भाषाएं इसमें जोड़ी गई। जो 14 भाषाएं 8वीं सूची में थी, उसमें संशोधन किया गया और इस संघ में, इस देश में बोली जाने वाली 18 भाषाएं, मतलब पहले 14 थी, उसके बाद 15, 16, 17, 18 4 भाषाएं उसमें जोड़ दी गई है ना, जिसमें से 3 भाषाएं जैसे कौन कौन सी? कोंकणी, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र की एक बोली है कोंकणी। नेपाली, जो नेपाल में बोली जाती है, लेकिन कुछ एक हिस्सा हिंदुस्तान में भी इसका पड़ता है। काफी हिंदुस्तान के जो लोग हैं यह भी नेपाली बोलते हैं। और दूसरी है मणिपुरी, जो मणिपुर प्रदेश की भाषा है। इस प्रकार अब संविधान की 8वीं अनुसूची में 1993 तक ये 18 भाषाएं ही राजभाषा के रूप में कार्यरत हैं, अभी भी कार्यरत है। मैं 1993 में जो संशोधन हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूं। ये राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान है जो हम अभी आपके सामने दे रहे हैं। तो इसमें केवल हिंदी नहीं बल्कि 18 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन 351 में स्पष्ट कहा गया कि हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाना है, या हिंदी के किस तरह से विकास होगा इस पर भी निर्देश दिए गए हैं। यद्यपि आपको चाहिए वो 18 भाषाएं, तो मैं आपको बता सकता हूं जिसमें आधुनिक आर्य भाषाएं आती हैं, जो संसद में सांसद बोलते हैं, तो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, उनको सांसद कहा जाता है। तो संसद में जो भाषाएं चलती है वो 18 जो राजभाषाएं हैं वो इस प्रकार से हैं: असमी या असमिया, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, तमिली, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इन सभी भाषाओं में आप अपनी बात को रख सकते हैं। कहां पर? संसद में। और आपके लिए मैं बता दूं कि प्रश्न यह उपस्थित होगा कि यद्यपि कोई जो है वह क्या कहेंगे कि गुजराती भाषा में बोल रहा है या फिर तमिली भाषा में बोल रहा है, अगर हम यहां से चुनकर गए हैं तो हम कैसे सुन पाएंगे? तो
वो जो आप यदि लोकसभा का दृश्य यदि आप देखते हैं तो वहां पर अधिकांश सांसद देखिए कान पर जो है अपने हेडफोन लगाए हुए हैं। हेडफोन है इसका मतलब क्या कह के लिए हैं वो जो कुछ कह रहा है आप अपनी भाषा में उसको ऑटोमेटिक अनुवाद होकर आप सुन सकते हो। यह अनुवाद की मशीनरी या मशीनें वहां पर बिठाई गई है। यदि आप चाहते हैं तो मराठी में सुनना, आप मराठी कर लीजिएगा, चाहे वो अंग्रेजी में बोल रहा है उसका अनुवाद होकर आपको मराठी में वो आ जाएगा, उसमें तो परेशानी होगी है ना। इसलिए इसलिए ये जो है 18 भाषाएं राजभाषा के रूप में यहाँ पर दर्ज की गई है। और मैं समझता हूँ आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कहा कि मैंने पहले ही इसका जिक्र किया कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या है नामुमकिन नहीं होता है। अक्सर हम देखते हैं मुश्किल बहुत सारी चीजें होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती है। तो ये हमको मुमकिन हम ही को बनाना है। हमने जिसे पूर्व कहा इसके नोट्स भी देंगे, आप जो है इस ऑनलाइन पीरियड को करते जाइएगा। हम इसकी लिंक आपको यूट्यूब पर भी भेज रहे हैं। आपको क्या करना है कि बार बार इसको देखना है, कॉपी पेन लेकर जो भी आपको लगते हैं नोट्स उसको लिख कर रखना है, क्योंकि परीक्षाएं हो सकता है कि अगस्त में आपकी परीक्षाएं होगी, चतुर्थ सत्र या जिसको फोर्थ सेमेस्टर कहते हैं, क्योंकि अभी आप सभी ने एग्जाम फॉर्म वगैरह आपने भर दिए हैं तो हो सकता है। इसलिए कारण क्या है कि हम अधिकांश क्या हम तो कोशिश ये करें कि 100% आपका जो है पाठ्यक्रम ऑनलाइन जो है पूरा करने की कोशिश करने का प्रयत्न जो है हम कर रहे हैं। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं, अगले पीरियड में एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर मतलब विभाग तो वही है कि राजभाषा हिंदी, और उसके अंतर्गत ही हम देखेंगे क्या है कि हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में जिन लोगों ने या संस्थाओं ने जो योगदान दिया है उसको हम देखेंगे। वह शायद अगले पीरियड में, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, उतना समय हमको नहीं मिल पाएगा, इसलिए यहाँ पर हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।